पिछले 2 वीडियो में हमने पढ़ा वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ से। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट वेक्टर और कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर जो है ये बहुत ही स्पेसिफिक है और ये वेक्टर्स तक ही इसके क्वेश्चंस लिमिटेड है। बट कंपोनेंट ऑफ वेक्टर दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ये जहां तक वेक्टर जा रहा है, अभी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th में मैग्नेटिज्म जहां भी वेक्टर की बात आएगी तो इसके क्वेश्चंस इसके क्वेश्चन नहीं, इसका यूज रहता ही रहता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स को समझना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक रिक्वेस्ट करूंगा, न्यू चैनल है तो प्लीज लाइक कर देना और अच्छी लगे वीडियो अगर तो सब्सक्राइब कर देना। बात करेंगे किसकी? यूनिट वेक्टर की। ये मैंने पीछे के लेक्चर्स में इसलिए नहीं डिस्कस किया था क्योंकि मैं पहले चाह रहा था कि मैग्नीट्यूड निकालना आप सीख लो, फिर यूनिट ऑफ वेक्टर की बात करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस उसके वैसे ही आते हैं। व्हाट इज यूनिट वेक्टर? तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने जब आपको वेक्टर समझाया था तो वहां क्या बताया था कि कोई भी वेक्टर जो है, कोई भी वेक्टर वो किससे बनता है? तो मिक्सचर होता है किसका? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का। ठीक है, तो जैसे मान लो ये है अपना वेक्टर ए, तो दिस विल बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को हम लोग कैसे लिखते थे? मॉड ए, या फिर सिर्फ ए से लिखते थे। नाउ डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन वर्ड इसी से कौन आया? दिस इज यूनिट वेक्टर, सिंपली जिसके पास डायरेक्शन होता है। लेकिन अब वेक्टर है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा। तो मैग्नीट्यूड कितना होता है? तो यूनिट का मतलब आपको पता है, यूनिट इज 1। सो अगर इसको हमें डिफाइन करना हो तो क्या कहेंगे? अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड, हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड 1। यूनिट मैग्नीट्यूड जिसके पास एक मैग्नीट्यूड होगा तो उस वेक्टर को हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। बट बेसिकली इट कम्स टू रिप्रेजेंट व्हाट? डायरेक्शन। और इसे हम लोग लिखते हैं किस तरीके से? तो कैप से। कैसे? कैप से। जैसे वेक्टर ए का डायरेक्शन कुछ मान लेते हैं ए होगा, लेकिन सिर्फ ए नहीं, इसको हम लोग क्या डिनोट करते हैं? ऐसा एक कैप। ठीक है, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? कैप। तो दिस इज यूनिट वेक्टर। ए कैप इज अ यूनिट वेक्टर। सो ए कैप विल बी वेक्टर ए अपॉन ए। इसको हम लोग सिर्फ ए भी लिख सकते हैं ना, तो इसलिए मैंने सिर्फ ए लिख दिया। तो वेक्टर ए अपॉन ए या फिर मॉड ए लगा दो। क्लियर है? तो ये होता है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, बहुत आसान। तो दिस इज व्हाट? यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1। ये सिंपली आता है रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन। इसको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? तो कैप लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ डायरेक्शंस जो होते हैं 3 तरीके से लिए जाते हैं। ठीक है, एक्सेस में लेते हैं। एक तो नॉर्मली हम लोग 8 डायरेक्शन जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ, 4 अलग अलग। बट फिजिक्स में बेसिकली डील करते हैं किसमें? एक्सेस में। तो 3 एक्सेस होते हैं, एक्स, वाई और जेड। जैसे ये बोर्ड है तो ये मान लो एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, और जो बाहर आपकी तरफ आ रहा है वो जेड एक्सेस। तो एक्स एक्सेस के लिए वी यूज, एक्स एक्सेस को वेक्टर में आई कैप से डिनोट किया जाता है। ठीक है, वाई एक्सेस को जे कैप से, जेड एक्सेस को के कैप से डिनोट किया जाता है। लेट, जैसे ये ऑरिजिन है, यहां पे कोई पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट मान लो कुछ 4,5। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा। तो ये एक्स एक्सेस कितना हो गया? एक्स एक्सेस 4 हो गया और वाई एक्सेस 5 हो गया। ये बात समझ में आई? तो अब अगर इसे हमें वेक्टर के सेंस में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो एक्स एक्सेस में कितना है? 4। तो ये दिस विल बी 4 आई कैप एंड दिस विल बी 5 जे कैप। अब ये एलिमेंट मान लो कुछ यहां पे बोर्ड से कुछ ऐसा ऊंचाई पे भी है, तो x और y उतना ही है, लेकिन ये हाइट ले रहा है कुछ मान लो 3, तो दैट विल बिकम व्हाट? 3। और अब z एक्सिस में आ रहा है ना, तो z एक्सिस के लिए क्या लेते हैं? k कैप। तो दिस विल बी k कैप। तो 4 i कैप, 5 j कैप और 3 k कैप। ये अपना हो गया क्या? डायरेक्शंस हो गए। इस तरीके से लिखते हैं। और ये वेक्टर क्या हो गया? ये वेक्टर अगर लिखना हो तो सिंपली यहाँ एडिशन डालेंगे ना, क्योंकि ये रिजल्टेंट हुआ। अरे भाई यहाँ से 4 गए तो 4 आई, उसमें 5 जे जुड़ा तो हम यहाँ पहुंच गए। अच्छा, उसमें के भी अगर जोड़ दिए तो वहाँ ऊपर पहुंच गए। यदि बात आई समझ में ना? अब हम अगर मान लो इस वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर निकालने बोले, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने बोले तो बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। दैट इज ए कैप। मतलब मान लो ये रिजल्टेंट अगर मान लेते हैं, तो रिजल्टेंट अगर मान लेते हैं तो क्या लिखेंगे इसको? आर कैप विल इक्वल्स टू वेक्टर आर। वेक्टर आर कितना है? तो यही वेक्टर के ही फॉर्म में है ना, आई जे कैप। ठीक है, तो ये वेक्टर के फॉर्म में, तो सिंपली ऐसे लिख दो 4i प्लस 5j प्लस 3k अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। अब देखो ये सारे क्या है? 90 डिग्रीज पे। आई जे के मतलब आई होता है एक्स, वाई होता है जे, तो दोनों के बीच में कितना एंगल बना? 90 डिग्री।
एग्जैक्टली दोनों वेक्टर के बीच में, जैसे ये दो वेक्टर थे ना, इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट था ना, कल जैसा हमने लेक्चर में देखा था, ये हुआ एक ये हुआ, दोनों के बीच 90 डिग्री और ये रिजल्टेंट गया। तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स, तो फॉर्मूला रिजल्टेंट का क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब देखो एंगल कितना है 90 डिग्री, cos 90 कितना, cos 90 0, तो 2ab cos थीटा वाला टर्म खत्म हो गया, तो बचा क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब दो एंगल्स 90 डिग्री पे हो तो रिजल्टेंट सिंपली क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर तीसरा थर्ड एक्सिस है तो प्लस सी स्क्वायर, ऐसा करके कर सकते हैं। तो इसका रिजल्टेंट सिंपली बहुत आसानी से कैसे निकल जाएगा, अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, जो भी आएगा 16 प्लस 25 प्लस 9, तो बाय वो वही हो जाएगा क्या अपना यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ। अच्छा चलो एक निकाल के मैं देख लेता हूँ, तो ये नीचे कितना हो जाएगा 16 प्लस 25 प्लस 9, तो 16 एंड 9 विल बी 25, 16 प्लस 9 25 और दिस विल बी 25 ना, तो 25 प्लस 25 50, तो रूट अंडर 50 और ऊपर क्या बचा 4i कैप प्लस 5, तो इसको हम लोग अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। तो क्या मिल गया अपने को 4i कैप प्लस 5j कैप बाय रूट 50 प्लस 3k कैप बाय रूट 50, अलग अलग सेपरेट कर लिया। तो यही हो गया अपना क्या, ये r कैप। सिंपली इससे डायरेक्शन भी आप बोल सकते हो, सिंपली जब अगर डायरेक्शन भी ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं तो इसे इस तरीके से हमने बना दिया। इसका अगर आप मैग्नीट्यूड निकालने जाओ तो कितना आएगा 1 आएगा, निकाल दो ना। क्या करते हैं i j k में है तो इसका सिंपली स्क्वायर करना होगा, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करो तो कितना आएगा 4 बाय रूट 50 का स्क्वायर कितना 16 बाय 50, 5 बाय रूट 50 25 बाय 50 प्लस 3 बाय 50 रूट 50 तो 9 बाय 50, तो 16 प्लस 25 प्लस 9 कितना 50 बाय कुछ गलत किया क्या मैंने, नहीं ठीक है, हाँ तो 50 अपॉन 50 कितना होता है रूट 1, तो रूट 1 का 1 सिंपली निकल गया ना। तो यही होता है अपना क्या यूनिट वेक्टर। इसके क्वेश्चंस एक देख लेते हैं जल्दी जल्दी। लेट मान लो अपने को एक क्वेश्चन दे दिया कि वेक्टर ए दे रखा है अपने को 2i कैप प्लस 3j कैप, वेक्टर बी दे रखा है i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, और वेक्टर सी दे रखा है कुछ माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, ऐसे करके दे रखा। तीन वेक्टर्स हैं ए बी सी। इसका हमें निकालना है कुछ यूनिट, फाइंड क्वेश्चन रहेगा, फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी, इसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान, पहले हम लोग क्या करेंगे ए प्लस बी माइनस सी निकाल लेंगे, तो ए प्लस बी माइनस सी दिस विल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो पुट करो 2i कैप प्लस 3j कैप, ये कोमा हटाइए हटाई दोनों, उसके बाद प्लस बी है ना, तो प्लस i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, और माइनस सी है तो माइनस सी यहाँ, तो माइनस माइनस प्लस 2i कैप माइनस प्लस माइनस 2j कैप और माइनस माइनस प्लस 3k कैप। इतनी बात समझ में आई ना, माइनस ले रहे थे तो सारे माइनस को हटाएंगे तो ये आ रहा है, कॉपी पे भी करके देख सकते हो, साथ में कॉपी पे भी जरूर करते रहो अगर कोई टर्म प्रॉब्लम। तो i के साथ ले लो 2i प्लस i 3i प्लस 2i 5i, j 3j माइनस j 2j और माइनस 2j कितना हो जाएगा 0, तो j कैप खत्म ही हो गया, 0j कैप प्लस k कैप, देखो प्लस k कैप प्लस 3k कैप 4k कैप। तो इस तरीके से आ गया। अब हमें क्या निकालना है इसका यूनिट वेक्टर, तो इसका यूनिट वेक्टर इन तीनों को मान लो हटा के हम लोग लिख दिया कुछ r लिख दिया, तो r कैप विल इक्वल्स टू ये तीनों वेक्टर यानी a प्लस बी माइनस सी अपॉन मॉडुलस ऑफ a प्लस बी माइनस सी। तो a प्लस ये वेक्टर कितना है 5i कैप प्लस 4k कैप अपॉन इसका इनका वो कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 25 प्लस 16 कितना होता है 6 5 11 2 3 4 41, तो बस 5i बाय रूट 41 प्लस 4k बाय रूट 41, ये हो गया। तो बहुत आसान, तो यही होता है यूनिट वेक्टर। ऐसे ही क्वेश्चन इससे बहुत आसान से आते हैं। ये काफ़ी स्पेसिफिक टॉपिक है और ये सिर्फ वेक्टर तक ही सीमित है, ज़्यादा इसके आगे इसका कोई क्वेश्चन वैसा रहता नहीं है, इसका यूज़ वैसा है नहीं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ जो कि है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर को रिजॉल्व करना मतलब ये कि जैसे हम क्या करते हैं ऑरिजिन से चलते हैं इधर की ओर, चले कुछ x डिस्टेंस यानी x i कैप,
और फिर हमने ट्रेवल किया y की तरफ कुछ डिस्टेंस, तो ये क्या हो गया y j कैप, और पहुंच गए कहाँ, यहाँ पे। अब ये दो तो वेक्टर हो गए। फाइनल हमारा रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता था, ये फर्स्ट लेक्चर देखा होगा तो आप बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो दिस रिजल्टेंट, दिस इज व्हाट, रिजल्टेंट। तो ये एक वेक्टर जो है ये r वेक्टर जो है, जो कि कुछ एंगल थीटा पे होगा, ये क्या है, ये इन दोनों से मिलके बना है, एक्स आई कैप और वाई जे कैप से मिलके बना है। तो इस वेक्टर को जब हम लोग मान लो इस वेक्टर आपको इस तरीके से ये वेक्टर दे दे, तो इस वेक्टर को इस एक्स आई कैप और वाई जे कैप में तोड़ने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन मतलब क्या, रिजोल्व करना, तोड़ना। तो सिंपली अगर डिफाइन करें तो रिजोल्यूशन मींस व्हाट, ब्रेकिंग डाउन ऑफ वेक्टर, ब्रेकिंग डाउन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का तोड़ना किसमें, इनटू इट्स कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में कोई भी चीज जो बनता है, कुछ भी, जैसे ये अगर बना है इंक से और फिर प्लास्टिक से, तो इंक और प्लास्टिक क्या हुए, इसके कंपोनेंट हुए। तो उसी तरीके से ये एक्स आई कैप और वाई जे कैप को हम लोग क्या बोलेंगे, इस आर का कंपोनेंट। क्लियर है। तो इस आर के कंपोनेंट को क्या बोलेंगे, एक्स आई कैप वाई जे कैप। अब समझने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है, मतलब दो थ्योरीज है। पहला थ्योरी है इसी को समझने का, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। प्रोजेक्शन मतलब आप समझते हो, प्रोजेक्शन मतलब होता है जैसे मान लो ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर ए और ये ऐसा हो गया, ये मान लो वेक्टर बी। अब प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि अगर मैं इधर से लाइट देता हूं, इधर से लाइट देता हूं, तो इसका जो शैडो है, ए का शैडो बी पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। जैसे इस आर पे अगर हम यहां से टॉर्च दिखाएं तो ये कहां प्रोजेक्शन बनेगा, कुछ ये यहां तक दिखाई देगा प्रोजेक्शन, इसका शैडो बन जाएगा इतना लंबा इस पे। समझ में आ रहा है। तो इस शैडो को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन। और वही प्रोजेक्शन, दैट प्रोजेक्शन इज व्हाट, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। क्लियर हो रहा है बात। शैडो को अब मान लो इधर से अगर हम लोग लाइट दें तो इसका प्रोजेक्शन कुछ ऐसा बन जाएगा, इधर से अगर लाइट जाता है तो कुछ ऐसा प्रोजेक्शन बन जाएगा। तो प्रोजेक्शन का ही खेल होता है। आपको इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि आपको क्वेश्चन दे देगा कि आप फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी और बी ऑन ए, तो वो कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। बाकी ये काफ़ी ही आसान है, जितना अगर इसको अगर थ्योरेटिकली मैं आपको समझाता जाऊँ तो इसके लंबे लंबे थेसिस मैं बता सकता हूँ आपको, लेकिन रुकने की जरूरत है नहीं। तो बस सीधा समझना है कि ये निकालते कैसे हैं। तो सीधा इस तरीके से समझना है कि अगर साथ वाला हाथ हो, जैसे ये आर है, इस पे अगर निकालने बोले, जैसे आर इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा, तो साथ वाला हाथ अगर है तो उसका कंपोनेंट हमेशा कॉस में जाता है। प्रूफ कहोगे कैसे, तो देखो ये थीटा है, इस थीटा के लिए ये क्या होगा, बेस होगा। मान लो ये वेक्टर ए है, तो दिस वेक्टर ए इज व्हाट, बेस फॉर थीटा। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस थीटा। तो ए क्या हो जाएगा, ए विल इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। इतनी बात आ गई समझ में। ये वाला कंपोनेंट देखो, दूसरा कंपोनेंट कौन होगा, ये या फिर ये, दोनों तो पैरेलल ही है ना, दोनों बराबर। ये कैसे निकालेंगे, तो फॉर दिस थीटा दिस इज व्हाट, परपेंडिकुलर। थीटा के लिए ये लाइन परपेंडिकुलर है, मान लो ये बी है, वेक्टर बी, तो बी अपॉन आर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस विल इक्वल्स टू साइन थीटा। दिस विल बी बी इक्वल्स टू आर साइन थीटा। तो ये हो गया क्या, आर साइन थीटा। क्लियर है। ऐसे ही आपको टू डायमेंशनली समझना है। तो जैसे मान लो ये मैंने आपको दे दिया ऐसे करके कुछ, अब मान लो इधर दे दिया कुछ अल्फा एंगल है, कुछ क्या है, अल्फा एंगल है। अब मैंने आपको कहा कि निकाल के बताइए इसके कंपोनेंट्स। तो पहला कंपोनेंट साथ वाला हाथ जो होगा, इसका मान लो ये आर दिया होगा और मैग्नीट्यूड कुछ आर है इसका। तो साथ वाला हाथ जो होगा, अभी अल्फा के साथ वाला हाथ ये है, तो ये क्या होगा, आर कॉस थीटा, सॉरी अल्फा, अल्फा है ना, कॉस अल्फा। इससे दूर वाला है यानी जस्ट 90 डिग्री, ये भी ध्यान रखना, दूर मतलब क्या, जस्ट 90 डिग्री। किससे, इससे, इससे जस्ट 90 डिग्री जो अलग होगा वो क्या होगा, आर साइन अल्फा। क्लियर, समझ में आ रहा है। यहाँ पे ये साथ वाला था तो ये कॉस हो गया था और ये साइन हो गया था, ये मतलब यही आर साइन थीटा। यहाँ पे ये साथ वाला है तो ये कॉस हो गया था, ये साइन हो गया था। ये बात आपको समझ में आई, बहुत ही आसान था। अब अगर प्रोजेक्शन के क्वेश्चन आते हैं कि प्रोजेक्शन के थ्रू बताओ, तो जैसे ये आ गया आपको वेक्टर ए और ये दे दिया वेक्टर बी। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। बी का ए पे क्या प्रोजेक्शन होगा, मतलब बी से ए, समझ रहे हो, इन दोनों के बीच में एंगल दे दिया कुछ थीटा। तो बी
का ए की तरफ क्या कंपोनेंट होगा। समझ में आ रही है बात, बी का ए की तरफ क्या कंपोनेंट होगा। तो बी को अगर हम लोग रिजॉल्व करें, बी को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो बी इधर की ओर कितना होगा, बी कॉस थीटा, और इससे जस्ट 90 डिग्री पे क्या होगा, बी साइन थीटा। तो इधर की ओर इसका क्या छाप बन रहा है, क्या शैडो बन रहा है, बी कॉस थीटा। तो दिस विल बी व्हाट, बी कॉस थीटा। इतनी बात समझ में आई। अगर इसी में कहे ए का प्रोजेक्शन बी पे बताओ, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो ए बी की तरफ क्या कंपोनेंट बनाएगा, यहां मैं बता रहा हूं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और एंगल बीच में थीटा है। तो ए का बी की तरफ क्या कंपोनेंट होगा, तो ए का बी की तरफ कंपोनेंट होगा कुछ ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। समझ में आ रहा है, ए का बी की तरफ। क्वेश्चन क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए का बी पे क्या प्रोजेक्शन होगा, क्या शैडो होगा। तो ए का बी की तरफ क्या कंपोनेंट, ए कॉस थीटा, और इससे जस्ट 90 डिग्री दूर यहां कहीं होगा, ये होगा ए साइन थीटा। अब आप कहोगे इधर क्यों नहीं हुआ, तो बाबू वेक्टर इधर की ओर है ना, तो इससे 90 डिग्री देखना होता है, ए कॉस थीटा से 90 डिग्री। तो इससे 90 डिग्री इधर जाओगे तो वो वेक्टर इस साइड भागने लगेगा, तो वो नहीं होगा, इधर से ऐसा 90 डिग्री है, तो ये इन दोनों के बीच में कितना, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। तो ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा। तो ये होता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन के क्वेश्चन आपको वेक्टर में स्पेसिफिकली आते हैं, एचसीबी वगैरह के क्वेश्चन आप देखोगे तो प्रोजेक्शन के क्वेश्चंस होते हैं कि भैया ए का बी पे क्या प्रोजेक्शन होगा। तो समझ गए कि ए का बी पे इस तरीके से जस्ट कंपोनेंट हमें निकालना होता है। साथ वाला हाथ कॉस थीटा, दूर वाला हाथ साइन थीटा, बहुत ही आसान था। तो प्रोजेक्शन का मतलब समझ गए, और कंपोनेंट्स मतलब क्या, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब ये क्या, ब्रेकिंग डाउन ऑफ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स। एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट में तोड़ दिया, ये था, ये इससे और इससे बना था, तो उसमें हमने इसे तोड़ दिया। कैसे तोड़े, साथ वाला कॉस थीटा, दूर वाला साइन थीटा। तो यही तरीका होता है सिंपली रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के। अब इसी का यूज मैक्सिमम आगे भी होगा, आपको रिजोल्यूशन जहाँ भी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हुआ, मैग्नेटिक फोर्स निकालना हुआ, या जहाँ भी वेक्टर की बात आएगी, एडिशन की बात आएगी, या मल्टीप्लिकेशन की भी बात आएगी, तो ये चीज़ें आती ही आती हैं। कंपोनेंट्स ब्रेक करना आना ही चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा, उस वीडियो में मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस लेके बनाऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चंस, ठीक है। टिल देन आप इसको फिर से समझ, अगर अच्छे से समझ लिए हो तो जरूर आप अपने से क्वेश्चन सॉल्व करो, जरूर होगा, बहुत ही आसान, कुछ खास टॉपिक है नहीं। यूनिट वेक्टर के क्वेश्चन ढूंढ के करो, और ये प्रोजेक्शन वाले क्वेश्चन ढूंढ के करो, ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, मिलते हैं अगले लेक्चर के, तब तक के लिए बाय।